और ये लेटेस्ट प्रोसीड विद दिस, ठीक है। सो लॉ ऑफ स्ट्रिंग हम लोग ने देखा था यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटीज वगैरह क्या है, ठीक है। ओके, सो ओवर हियर वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, यहाँ पे लॉ ऑफ द टेंशन, लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ हो गया था, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीजें हम लोग की हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ओपन ऑर्गन और क्लोज ऑर्गन पाइप्स, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, लास्ट टाइम में मैंने ये बताया था, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। सो सबसे पहले चीज, इफ आई कंसिडर अ क्लोज एंड, क्लोज एंड पे मुझे बताना, डो नॉट राइट एनीथिंग, ठीक है, देख लो, ठीक है। क्लोज एंड पे क्या बनेगा हमेशा, नोड, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ पे स्ट्रिंग रहेगा, यहाँ से यहाँ पे स्ट्रिंग रहेगा, बीच में कितने भी वेव्स बने दोस्तों कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बट क्लोज एंड पे क्या बनेगा, नोड। सपोज की सेम चीज अगर मैंने एक इन्वर्टेड ग्लास रख दिया, ग्लास है वो गिर गया है, ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्लोज एंड पे क्या बनेगा, नोड, और ओपन एंड पे क्या बनने वाला है, एंटी नोड। पक्का ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। क्लोज एंड पे बनेगा नोड और ओपन एंड पे क्या बनने वाला है यहाँ पे, एंटी नोड। पक्का ये लॉजिक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में एक चीज मैं डिराइव करूंगा, बाकी की दोनों चीजें आपको ही डिराइव करनी है। सबसे पहले ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों साइड से क्या है, ओपन, एकदम इजी सा पार्ट है ये, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ठीक है, ये प्रैक्टिकली काम कैसे करेगा हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, अभी तक इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली कोई स्ट्रिंग नहीं होता, दिस विल बी द साउंड वेव, ठीक है, दिस विल बी द साउंड वेव, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव होगा, ठीक है, ध्यान से देख लो। सो इफ आई कंसिडर द ओपन ऑर्गन पाइप, मुझे बताओ नोड और दो नोड के एजेस एंड नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, मैं चाहिए तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। दो एजेस एंड नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्बडा बाय 2। एक नोड और एक एंटी नोड का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्बडा बाय 4, उसका भी आधा हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, लैम्बडा बाय 4। पक्का, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं। सो इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ठीक है, मुझे बताओ ये नोड और ये एंटी नोड का बीच का डिस्टेंस कितना है, लैम्बडा बाय 4, और ये इसका और इसका डिस्टेंस कितना है, लैम्बडा बाय 4। कंडीशन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड पे क्या बनना चाहिए, नोड बनना चाहिए, एंटी नोड, एंटी नोड। सेंटर पे कुछ ही बने उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताओ ये सेंटर लाइन अगर मैं ड्रॉ कर लूं, सेंटर लाइन को कितने बार क्रॉस कर चुका है, एक बार। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट मोड। तो फर्स्ट मोड के लिए ध्यान से देखना, फर्स्ट मोड के लिए कैन आई राइट दिस पार्ट एज, एल का वैल्यू कितना आया है मेरे पास, आपने जस्ट बताया लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा 1 बाय 2, तो लैम्बडा 1 का खुद का वैल्यू कितना आ गया है यहाँ पे 12। अब n1 का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू वी बाय लैम्बडा 1, तो n1 इज इक्वल टू v को वैसे के वैसे ही रखेंगे क्योंकि ये एक्चुअली स्ट्रिंग का वेलोसिटी नहीं है, ये दिस इज नॉट एन एक्चुअल स्ट्रिंग, दिस इज अ साउंड वेव डिवाइडेड बाय लैम्बडा 1। लैम्बडा 1 की जगह पे मैं कितना लिखूं, 12। पक्का ये लॉजिक क्लियर है। सेकंड और थर्ड डायग्राम, आप पहले डायग्राम ड्रॉ करोगे देन यू विल प्रोसीड विद द डेरिवेशन। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है, यहाँ पे सेंटर लाइन को कितने बार क्रॉस कर चुका है, आप जो ड्रॉ करोगे सेकंड मोड में कितने बार क्रॉस करेगा, 2 बार। बट याद रखना एंड पे हमेशा क्या बनना चाहिए, एंटी नोड, और सेंटर पे कुछ भी बने उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थर्ड में कितने बार क्रॉस करेगा, आराम से सॉल्व करके मुझे बताओ, पहले डायग्राम बताओगे देन यू विल प्रोसीड विद द डेरिवेशन। ये कुछ नहीं लिखने वाले आप, पहले आप फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड का साइड बाय साइड डायग्राम ड्रॉ करोगे एंड यू विल शो मी द डायग्राम, देन यू विल प्रोसीड विद द डेरिवेशन। डायग्राम साइड बाय साइड बनाओ तीनों के, पहले आप डायग्राम दिखाओगे देन यू विल प्रोसीड विद द डेरिवेशन। कितना रहेगा, यहां से यहां तक लैम्बडा बाय 2, ये लैम्बडा बाय 4 और ये लैम्बडा बाय 4, कितना हो जाएगा, लैम्बडा। नोड टू नोड का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 होता है ना, एंटी नोड टू नोड कितना हो जाएगा, लैम्बडा बाय 4, और ये भी लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 2 कितना हो जाएगा, लैम्बडा। तो एल का वैल्यू कितना आया, लैम्बडा, लैम्बडा 2, तो लैम्बडा 2 कितना आ जाएगा, एल। पक्का, तो n2 का वैल्यू आ जाएगा v बाय लैम्बडा 2, दैट इज n2 का वैल्यू आ जाएगा v बाय l, व्हिच इज इक्वल टू, कैन आई राइट दिस पार्ट एज n2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स n1, हाँ या ना। पक्का। एंड अगर मैं थर्ड भी देख लूं, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा बाय 2, यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा बाय 2, कितना हो गया, लैम्बडा। लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 कितना हो जाएगा, तो लैम्बडा बाय 2, तो एल का वैल्यू हो गया यहाँ पे 3, लैम्बडा 3 डिवाइडेड बाय 2, तो लैम्बडा 3 का खुद का वैल्यू हो जाएगा 2l डिवाइडेड बाय 3, तो n3 का खुद का वैल्यू होने वाला है v इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, तो n3 यहाँ पे 3 टाइम्स n1 हो चुका है, हाँ या ना। ये कितने लोगों का आ गया, सबको याद आना चाहिए। यस, मुझे बताओ हर एक मल्टीपल प्रेजेंट है या नहीं है, है, ठीक है, हर एक मल्टीपल प्रेजेंट है या नहीं है। हो गया ये सबका लिखे, जिसका भी बाकी था उसके नीचे लिख लेना, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। मुझे बताओ इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक सेम ही फॉर्मूला आने वाला है, तो एक बार चेक कर लो, स्ट्रिंग के लिए हार्मोनिक mth हार्मोनिक का क्या फॉर्मूला लिखा है, फॉर mth हार्मोनिक nm इज इक्वल टू क्या लिखा है, m टाइम्स n1,
तो लिख लो इसके लिए भी। तो nm का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m टाइम्स n1 पक्का। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ ओवरटोन भी सेम ही फॉर्मूला आएगा ना। सो लीव अ लाइन एंड राइट डाउन इन टर्म फॉर pth ओवरटोन, फॉर pth ओवरटोन p+1 n1। ओवरटोन का लॉजिक क्या होता है, ये हो जाएगा मेरा पहला ओवरटोन, ये हो जाएगा मेरा दूसरा ओवरटोन, ठीक है, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है। ये हो जाएगा मेरा पहला ओवरटोन, ये दूसरा ओवरटोन, मतलब मेरा जो फोर्थ मोड रहेगा वो कौन सा ओवरटोन रहेगा, थर्ड। तो ओवरटोन में एक आगे चलता है, मतलब फर्स्ट ओवरटोन एक्चुअली कौन सा मोड है, सेकेंड मोड। ओवरटोन होता क्या, अगर आप यहाँ पे इफ यू ट्राई टू परस्यू अकॉस्टिकल इंजीनियरिंग, पता है अकॉस्टिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, अकॉस्टिक्स, इफ यू ट्राई टू स्टडी अकॉस्टिक बेसिकली एनी इंस्ट्रूमेंट और एनीथिंग रिलेटेड टू साउंड या वाइब्रेशंस, ठीक है। सो इफ यू ट्राई टू स्टडी दोस थिंग्स, ठीक है, सो वहां पे ये सब आपको टर्म सुनाई देंगे, हार्मोनिक्स, ओवरटोन, ठीक है। यू मे हैव हर्ड ऑफ ट्रेबल, पता है थोड़ा बहुत, ठीक है। स्पेशली इफ यू आर इनटू फ्रूटी लूप्स, किसी ने यूज किए फ्रूटी लूप्स, नहीं, FL स्टूडियो नहीं, उसका फुल फॉर्म नहीं यूज नहीं किया, ठीक है। तो FL स्टूडियो नहीं यूज है, म्यूजिक कंपोजिशन के लिए यूज होता है। तो वहाँ पे ये सब टर्म्स आपको सुनाई देते हैं, पिच क्या होता है वगैरह ये सब चीजें। बट फिलहाल के लिए आपको बस इतनी चीजें ध्यान रखनी है कि ओवरटोन मतलब जो फंडामेंटल का नेक्स्ट हायर रहेगा वो फर्स्ट रहेगा, जो इसका नेक्स्ट हायर रहेगा वो क्या रहेगा, सेकंड। मतलब एक जो आगे का टर्म चलता है दैट इज कॉल्ड एज ओवरटोन, क्योंकि वो म्यूजिक थियोरी में आता है। बट बेसिकली दिस इज व्हाट द ओवरटोन मीन्स। ओके, ओवरटोन मीन्स वन हायर फ्रीक्वेंसी टू द फंडामेंटल और द प्रीवियस फ्रीक्वेंसी। पक्का ये लॉजिक क्लियर है, ठीक है, ये हो गया सबका। हाँ बोलो। अभी ओवरटोन का फॉर्मूला हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए चेंज हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए ये स्ट्रिंग और ओपन पाइप दोनों के लिए कितना आया, p+1 n1, ठीक है, वो लिख दिया ना, आई होप सो सबने। फॉर pth ओवरटोन np विल बी इक्वल टू p+1 n1, आई होप सो सबने लिख दिया, ठीक है, पक्का ना, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट देखते हैं अभी यहाँ पे क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप की तरह ही हो जाएगा यहाँ पे क्लोज ऑर्गन पाइप। पेन नीचे रख देना, यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे मुझे बताना कि ओपन ऑर्गन पाइप दोनों साइड से क्या है, ओपन, तो क्लोज ऑर्गन पाइप क्या रहेगा, एक साइड से क्लोज ना। अगर दोनों साइड से क्लोज हो गया तो वो तो स्ट्रिंग हो गया, तो पाइप ही कैसे हो जाएगा, बराबर है। तो क्लोज ऑर्गन पाइप कितने साइड से क्लोज रहेगा, एक, ठीक है, एक साइड से क्लोज और एक साइड से ओपन, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। मुझे बताओ क्लोज एंड पे क्या बनना चाहिए, नोड, और ओपन एंड पे क्या बनना चाहिए, एंटीनोड। ये पूरा का पूरा डेरिवेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, अभी देखना ध्यान से, कंडीशन सिंपल है। एंड पे क्या बनना चाहिए, एंटीनोड, और जहाँ पे ओपन एंड पे एंटीनोड बनना चाहिए, क्लोज एंड पे क्या बनना चाहिए, नोड। फिलहाल के लिए इफ आई ड्रॉ द इफ आई ड्रॉ द सेंटर लाइन, मुझे बताओ सेंटर लाइन को कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक लाइन कितने बार क्रॉस कर चुका है, ठीक है। सो मुझे बताओ सेकेंड मोड में कितने बार क्रॉस होगा, 2 बार। पहले आप डायग्राम बताओगे, ठीक है। सुनो सुनो, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग रेजोनेंस ट्यूब भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग ऑर्गन पाइप भी बोलते हैं। सिर्फ ऑर्गन पाइप अगर आया तो इट मीन्स इट इज क्लोज्ड, ठीक है। बट जनरली हम लोग ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, बट दोनों के लिए, दोनों को हम लोग ऑर्गन पाइप ही बोलते हैं, ओपन रहने दो, क्लोज रहने दो। अब उसको ऑर्गन पाइप इसलिए बोलते हैं, आपको माउथ ऑर्गन इंस्ट्रूमेंट पता है, ठीक है, जिसको बजाते हैं, ठीक है। सो हाँ, तो उसके लिए वो भी वापस म्यूजिक में उसको ऑर्गन पाइप्स बोलते हैं, जहां से आप म्यूजिक मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए इसको ऑर्गन पाइप बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे देख लो डॉटर। फिलहाल के लिए मुझे बस फर्स्ट का बताओ, एल का वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा बाय 4, क्योंकि ये एंटीनोड है और ये क्या है, नोड। नोड और एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्बडा बाय 4। फिर आप डायग्राम बनाओगे, बताओगे, साइड बाय साइड ड्रॉ करो तीनों, और मुझे बताओ कि क्या आया है। पहले मुझे डायग्राम बताओ, क्योंकि डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आ गया तो बाकी की चीजें आप खुद से कर लोगे, तो ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। सेकेंड, मुझे बताओ यहाँ पे एल कितना है, फटाफट बता दो। एल कितना है, लैम्बडा 1 डिवाइडेड बाय 4, तो लैम्बडा 1 खुद कितना हो जाएगा, 4L। तो n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय 4L। अब देखते हैं यहाँ पे खुद कितना, ये लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4 है, बराबर ना। यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा बाय 2, यहाँ तक लैम्बडा बाय 2, ये लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4 हो गया ना। तो L का वैल्यू आ गया 3 लैम्बडा 2 डिवाइडेड बाय 4।
लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू 4l डिवाइडेड बाय 3, तो n2 का खुद का वैल्यू कितना हो जाएगा 3v/4l। और अगर मैं लास्ट डायरेक्टली लिखूं, ये लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा हो गया, ये प्लस लैम्डा बाय 4 5 हो जाएगा पक्का। तो यहाँ पे l का वैल्यू आया 5 लैम्डा 3 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे लैम्डा 3 का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है 4l डिवाइडेड बाय 5, तो n3 का खुद का वैल्यू कितना आ जाएगा 5v डिवाइडेड बाय 4l पक्का। ये कितने लोगों का आ गया? एक्सेलेंट, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का आ गया। मतलब बेसिकली यहाँ पे होता क्या वो देखते हैं। मुझे तो यहाँ पे हर एक मल्टीपल प्रेजेंट है क्या? n2 को मैं क्या लिखूं 3 टाइम्स n1 ना, और n3 को मैं क्या लिखूं 5 टाइम्स n1। सिर्फ कौन से नेक्स्ट क्या रहेगा 7। तो मुझे बताओ सिर्फ कौन से मल्टीपल्स प्रेजेंट है, तो उसके नीचे लिखना, ये देखना लिखो ध्यान से, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो हार्मोनिक्स के टर्म्स में लिख के इसका फायदा नहीं है, तो हम लोग इसको ओवरटोन के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, तो इसको हम लोग ओवरटोन के टर्म्स में लिखेंगे। तो नीचे लिख लो यस, उसके नीचे लिखो फॉर पीथ ओवरटोन। एक्सेलेंट, ये वाला फॉर्मूला आएगा हाँ या ना, एक बार चेक कर लो, देखते हैं। चलिए ये फॉर्मूला लिख लो, देखते हैं इज दिस फॉर्मूला करेक्ट और नॉट। लिख दिया सबने? ओके, ये मेरा पहला ओवरटोन है ना, तो पी का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, कितना हो जाएगा 3n1 बराबर है। ये सेकंड ओवरटोन है, पी का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, कितना आ गया 5 बराबर है। ये फॉर्मूला याद रखना। जनरली हम लोग ये हार्मोनिक्स के टर्म्स में नहीं लिखते, बट हार्मोनिक के टर्म्स में अभी भी फॉर्मूला सेम ही है, nm इक्वल टू क्या आ जाएगा m टाइम्स n1, बट मत लिखो ये, ठीक है। फॉर्मूला अभी भी सेम ही है यहाँ पे, ठीक है। शैल आई प्रोसीड? यहाँ पे देखते हैं, हो गया ना पक्का। हार्मोनिक्स आर जस्ट मल्टीपल्स, बट m का वैल्यू हर एक अवेलेबल है क्या? नहीं, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा इसको, बट फॉर्मूला अभी भी सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंड्स करेक्शन, ध्यान देना, पेन नीचे रख दो। सो एंड करेक्शन या फिर एंड्स करेक्शन हम लोग बोलते हैं इसको। मतलब क्या हो जाता है, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट आपको कॉलेज में होगा, दिस इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये आपको कॉलेज में होगा, सिंपल सा रीजन है, चीप एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। आपको बस एक पीवीसी पाइप चाहिए बस, और पानी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए बस, ठीक है। इतने से आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ट्यूनिंग फोर्क तो आपके कॉलेज में रहता ही है, ठीक है। बस इतना सा चाहिए उसको, पीवीसी पाइप को आप स्टैंड पे हैंग कर लोगे, बस उतना है। ना ही कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ना ही कोई ऐसा बहुत महंगा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एकदम सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब ये कॉलेज में आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो आप प्रैक्टिकली देखोगे, रेजोनेंस ट्यूब भी आप देखोगे, एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी में नहीं मिला तो गूगल कर लेना उसको। मुझे बताना है यहाँ पे ये ट्यूब है, ठीक है, विच इज क्लोज्ड। साउंड वेव यहाँ से आ रहा है। अब साउंड वेव प्रोपोगेट कैसे करते हो बाद में देख लेते हैं। साउंड वेव यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, दैट इज नॉट एन इशू, क्योंकि यहाँ पे पीवीसी पाइप के नीचे हम लोग पानी भर देते हैं। क्यों? उसका सिंपल सा रीजन है, मुझे तो पीवीसी पाइप का अगर मुझे लेंथ इंक्रीज करना है तो मैं पाइप को थोड़ा सा बाहर निकाल लूंगा, और अगर उसका लेंथ डिक्रीज करना है तो पानी के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो जितना पानी के बाहर लेंथ रहेगा, मतलब एक्चुअल लेंथ पीवीसी पाइप का इतना है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, पूरा क्या है, वाटर, ठीक है। तो वाटर एक्ट्स एज क्लोज्ड एंड या ओपन एंड क्लोज्ड। But the problem is water acts as a closed end, that is not the problem, but the problem over here is whenever it gets reflected on the top surface, ऊपर क्या है इसके, एयर, और अंदर भी क्या है, एयर। तो ये रिफ्लेक्ट ही कैसे होगा? नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल लॉजिक, कि बाहर के एयर के मॉलिक्यूल्स और अंदर के एयर के मॉलिक्यूल्स स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज कि मैंने ये डोर ओपन कर लिया, ठीक है, अगर मैंने डोर ओपन कर लिया और जस्ट आप डोर के बाहर खड़े हो, जस्ट, फिर भी आपको थोड़ा सा ठंडा लगेगा ना, ठीक है। अज्यूम कर लेते कि एसी कूल कर रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर एसी कूल कर रहा है तो थोड़ा सा बाहर भी रहोगे फिर भी आपको कूलिंग रहेगा। मतलब इसका मीनिंग एकदम सिंपल है, जो अंदर और बाहर के मॉलिक्यूल्स है वो एग्जैक्टली यहाँ पे सेपरेट नहीं होते, ठीक है। एग्जैक्टली जहां पे ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है एल का, वहां पे सेपरेट नहीं होते, थोड़ा सा ऊपर होता है। नाउ दिस इज प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड वैल्यू, तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता है रिफ्लेक्ट। तो ये वाला जो रिफ्लेक्शन है, एक्चुअल वेव स्लाइटली ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। दिस करेक्शन इज कॉल्ड एज एंड्स करेक्शन, ठीक है। दिस करेक्शन इज कॉल्ड एज एंड्स करेक्शन। तो मुझे बताओ, यहाँ पे एकदम सिंपल सा लॉजिक है। पहले तो मैं क्लोज एंड के लिए डिराइव करता हूं, आपके लिए किसके लिए डिराइव करोगे, ओपन एंड। तो क्लोज पाइप के लिए फर्स्ट रहेगा। मुझे बताना यहाँ पे
फटाफट मुझे बता दो एक्चुअल लेंथ कितना हो गया, एल प्लस ए, पक्का ना। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक लिखा था n1 l1 इक्वल टू क्या आ जाता है, नाउ कैन आई राइट दिस पार्ट एज, और e का खुद का वैल्यू होता है यहाँ पे, मैं कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, e का वैल्यू होता है 0.3d, ठीक है, d बीइंग द डायमीटर ऑफ द पाइप, ठीक है, d बीइंग द डायमीटर ऑफ द पाइप, ठीक है। प्रैक्टिकली फाउंड वैल्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। L1 की जगह पे मैं क्या लिखूँ, L1 प्लस ई, और L2 की जगह पे मैं क्या लिखूँ, L2 प्लस ई, पक्का। यहाँ पे देख लेते हैं, n1 l1 प्लस n1 into e विल बी इक्वल टू n2 l2 प्लस n2 into e, ठीक है। यहाँ पे मैं स्विच कैसे कैंसिल होगा, n1 माइनस n2 into e विल बी इक्वल टू n2 l2 माइनस n1 l1, e विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 l2 माइनस n1 l1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n1 माइनस n2। ये मैंने किसके लिए डिराइव किया है, क्लोज पर। अच्छा मुझे बताओ ये जो करेक्शन आ रहा है ये ओपन एंड पे आ रहा है या क्लोज एंड पे आ रहा है, ओपन एंड पे ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, क्लोज तो पूरा एक्चुअली क्लोज्ड है तो उसका एक्चुअल लेंथ होता ही है। अच्छा मुझे बता, हाँ सही है, मुझे बता ओपन पाइप के लिए आप क्या डिराइव करने वाले हो, फटाफट बता दो। एक करेक्शन ऊपर आएगा, एक करेक्शन कहाँ पे आ जाएगा, तो टोटल लेंथ कितना होने वाला है वहां पे, l प्लस 2e, तो ये डिराइव करके मुझे बताओगे e का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, बोलो। वो लॉजिक नहीं, वो जरूरत नहीं हो करने का, अरे नहीं वो एक्चुअल लेंथ है, वो ये करेक्टेड लेंथ है, ये करेक्टेड लेंथ है, ये एक्चुअल लेंथ है, ये स्मॉल एल है, ये कैपिटल एल है, ये स्मॉल एल है, इससे मैंने लिखा है ना कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस ए। वाटर में साउंड वेव ट्रैवल करता है क्या, हाँ करता है ना, क्यों नहीं करेगा, बट वो ट्रांसमिशन में आ जाएगा ना, रिफ्लेक्शन में नहीं जाएगा। ये वाले जो 3 डेरिवेशंस है, दिस 3 डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये डेरिवेशन जो है, ठीक है, 2 डेरिवेशन जो आपका ओपन पाइप और क्लोज पाइप का है, ये आप और एक बार लिखोगे, सिर्फ ओनली द डायग्राम, 3 डायग्राम्स एंड द डेरिवेशन, हाँ भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, फटाफट लिख देना, आपको याद होना चाहिए। ये ओवरटोन और हार्मोनिक का आप लिख लेना, लिखना लिखा n3 लिख दो बस, हार्मोनिक और ओवरटोन लिख दो, हार्मोनिक और ओवरटोन लिखो, वो इंपॉर्टेंट है। m था हार्मोनिक क्या आएगा, p तो ओवरटोन क्या आएगा, याद हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग सीधा न्यूमेरिकल्स में जंप करेंगे। यही प्रॉब्लम है ये चैप्टर का, मतलब प्रॉब्लम और आप ब्लेसिंग, मतलब जैसे आपको ठीक से लगे कि आपको विदाउट फॉर्मूले ये सम सॉल्व ही नहीं होंगे। अब मैकेनिक्स में देखोगे कुछ ना कुछ तो आप कर लोगे, मतलब मोमेंटम कंजर्व कर लो, अगर आप एनर्जी कंजर्व कर लो, कुछ तो आ जाएगा आपको, आसपास तो आप आ जाओगे, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये चैप्टर्स में आपको फॉर्मूला नहीं है, अगर मुझे 1/12 रूट ऑफ t बाई म्यू नहीं पता फॉर्मूला, तो कुछ भी कर लो आपको आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। तो एक थोड़ा सा ये, हाँ, और मेथड एक ही होता है, और टाइप ऑफ सम्स भी मेजरली सब आसपास के ही होते हैं, कोई भी ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स सम्स नहीं आते, सम्स एकदम सिंपल आते हैं, बट प्रॉब्लम वही है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। इसमें बस एक ही मेजर एक्सेप्शन अगर मैं बोलूंगा पूरे फिजिक्स में, मैं एक ही मेजर एक्सेप्शन बोलूंगा, या 2 रैदर, एक तो सबसे पहले कि द बॉडीज आर नॉट, द फॉर्मूले आर नॉट वैलिड व्हेन द बॉडीज अप्रोच द स्पीड ऑफ लाइट, पहले चीज वहां पे एक अप्लाई नहीं होता। एंड सेकेंड केस में, मतलब रिलेटिव है दोनों, सेकेंड जब भी आप एकदम ही मास छोटा कर देते हो, जैसे कि इंटरमॉलिक्यूलर ऑब्जेक्ट्स हो गए, वहां पे फॉर्मूले वैलिड होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये 2 मेजर एक्सेप्शंस है, वरना आपका 99% जो फॉर्मूले दिया है वो अप्लाई होगा ही होगा, कोई इतना एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। चलो फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेच, बुक बंद कर देना, बुक बंद कर दो, ठीक है। फॉर्मूले रिवाइज कर लेते, देन वी विल प्रोसीड, ओके, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेच स्ट्रिंग का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना आया था, n1 इज इक्वल टू 1/12 रूट ऑफ t बाई म्यू, वो t बाई म्यू खुद वेलोसिटी होता है, क्या उसमें हर एक हार्मोनिक प्रेजेंट है, हाँ, तो nm इज इक्वल टू m टाइम्स n1, और np कितना आ जाएगा, p प्लस 1 n1। मुझे तो ओपन पाइप के लिए क्या आता है, फंडामेंटल का फॉर्मूला क्या है, v/12, याद रखो v/12, क्या वहां पे हर एक हार्मोनिक प्रेजेंट है, हाँ, तो वहां पे भी nm का फॉर्मूला हो जाएगा m टाइम्स n1, और np का फॉर्मूला हो जाएगा p प्लस 1 n1, पक्का। यहाँ पे देखते हैं क्लोज पाइप, क्लोज पाइप के लिए v/4l,
ठीक है, V/4L। वहां पे हर एक हार्मोनिक प्रेजेंट है क्या? नहीं, सिर्फ कौन से हार्मोनिक प्रेजेंट है? ऑड। तो जनरली हम लोग हार्मोनिक के टर्म से फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अगर आएगा तो Nm = m टाइम्स n1 ही आएगा, बट n का हर एक वैल्यू वहां पे वैलिड नहीं है। ओवरटोन के टर्म से वहां पे क्या आ जाता है? Np = 2p + 1 n1। पक्का यहाँ तक क्लियर है? एंड्स करेक्शन 0.3d आता है, चाहे वो क्लोज पाइप हो चाहे वो ओपन पाइप हो। ठीक है, अब डायमीटर को रेडियस वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी सम्स देखते हैं। पहले थोड़े बेसिक उठाएंगे, बाद में आप मेजॉरिटी ऑफ द सम्स देखोगे तो PYQs रहने वाले हैं। ठीक है, हो गया? चलो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, क्लोज ट्यूब ओपन ट्यूब का मैंने डिराइव कर लिया है। ठीक है, फटाफट सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्जन, ग्राम टू केजी कन्वर्जन आपको आ जाना चाहिए, मुझे पूछना मत। पहले बेसिक सम्स उठाएंगे, बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चंस में जाते हैं। पहले आप फॉर्मूला से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ। ठीक है, फॉर्मूले जो भी हुए हैं वहां पे आपको थोड़ा परिचित होना है, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। चलो गो अहेड एवरीवन। n1 का खुद का वैल्यू कितना है यहाँ पे? n1 का वैल्यू खुद क्या होता है? 1/2l √t/μ। ओके, l का खुद का वैल्यू कितना है? यहाँ पे लेंथ कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर, 2 × 0.4 इंटू रूट ऑफ टेंशन में कौन सा मास आएगा? जितना मास सस्पेंडेड है। मास सस्पेंडेड कितना दिया है? 9 × 10 कितना हो जाएगा? यहाँ कहाँ पे दिया? हाँ, यहाँ पे 9 × 10 आ जाएगा। यहाँ पे 90 kg का मास सस्पेंडेड है। यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ में मास किसका आ जाता है? स्ट्रिंग का 50 ग्राम ना। फिर 5 × 10⁻²⁻² डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻1। पक्का कहना है 1/0.8 इंटू रूट ऑफ, ये क्या हो रहा है? ये -1 हो जाएगा ना। 720 आ रहा है? पक्का यही आ रहा है ना? अगर रूट के बाहर ले लो तो 144 √5 है ना ये, तो 144 का रूट 12 आ जाता है, 0.8 √5। सिंपलेस्ट वैल्यू अगर मैं देख लूँ तो आ जाएगा 15 √5। ये कितने लोगों का आ गया? 15 √5। एक्सेलेंट। ठीक है, इसके आगे मैं अगर अभी तो फिर मैं फटाफट लिख देता हूँ। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गया 6th ओवरटोन। तो 6th ओवरटोन के लिए मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे? 7n1 विच इज इक्वल टू 105 √5। ओके, हर्ट्ज है सबका यूनिट, मैं बार बार नहीं लिख रहा। एंड फोर्थ हार्मोनिक, तो फोर्थ हार्मोनिक का यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4n1 विच इज इक्वल टू 60 √5 हर्ट्ज। पक्का ये कितने लोगों का आ गया? ठीक है, इजी था क्या? ठीक है, बट जनरली तो सिंप्लीफाइड टर्म्स में ये आंसर आएंगे। ठीक है, वो सब द आंसर जो दिए रहेंगे। ठीक है, पक्का ये लॉजिक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। ये वाला सम आपको मे भी पता नहीं रहेगा, मैंने लास्ट टाइम ये किया था डिराइव, जब भी पानी में डिप होता है या फिर कोई भी लिक्विड में डिप होता है। नहीं, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, लिखो मत। A string has a block attached to it, kept it taut, okay, to keep it taut, okay, and has a fundamental frequency of 20 Hz. Fundamental frequency 20 Hz का। लोके लास्ट बेंच यहाँ पे देख लो, 20 Hz का यहाँ पे fundamental frequency. If the density of the mass is x gram per cc and new fundamental frequency is 10 Hz when immersed in water. मुझे बताना सब कुछ सेम है, क्या चेंज होगा? हाँ, बट मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में क्या चेंज होगा? यस, एक्सेलेंट। क्या चेंज होगा? टेंशन 1/2l √t/μ है ना। तो मुझे बताओ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अभी भी सेम ही रहने वाला है, मास पर यूनिट लेंथ अभी भी सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे? सेम। बट मुझे बताओ टेंशन चेंज हो जाएगा। मुझे बताओ व्हेनेवर अ बॉडी इज सबमर्ज्ड इन वाटर, तो उसका एक्सेलेंट बॉयंट फोर्स एक्ट होता है, उसके वजह से उसका अपरेंट मास जो होगा, या अपरेंट वेट भी बोलते हैं हम लोग उसको, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज। अगर किसी को ये लॉजिक नहीं पता तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये मास m है, मुझे तो व्हेन इट इज सस्पेंडेड इन एयर लेट द टेंशन बी इक्वल टू T1, द डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg। तो T1 का वैल्यू कितना आने वाला है? mg। बट व्हेन द सेम मास इज सबमर्ज्ड इन वाटर, सपोज कि पानी के अंदर आ गया, तो ये छोड़ के यहाँ पे T1 की जगह पे एक्ट होगा T2। mg तो अभी भी एक्ट हो ही रहा है, एक एडिशनल फोर्स एक्ट होगा, कितना? बॉयंट फोर्स। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? यस। अब देखो इसके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, बट व्हेन इट इज लोके कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, कंप्लीटली, अगर कंप्लीटली रहेगा तो बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। ये बाय द वे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, mg को मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी लिख सकता हूँ। यहाँ पे रो किसका है? सॉलिड। ये ध्यान रखना, यहाँ पे रो किसका है? सॉलिड का। लिक्विड का डेंसिटी लेट इट बी इक्वल टू सिग्मा।
तो मुझे बताओ फॉर्मूला में चेंजेस क्या क्या आएंगे, फटाफट बता दो। यहाँ पे रो V इंटू जी, ये V कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड रहेगा। पार्शियली सबमर्ज रहेगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है स्लाइटली, वो बाद में देखते हैं, बट फिलहाल के लिए कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर है, ठीक है। डेंसिटी चेंज होता है, करेक्ट? ऐसा नहीं होता एक्चुअली, बट अभी के लिए याद रखो, ये अभी के लिए याद रखो। वो क्या होगा हम लोग फ्लूइड्स में एग्जैक्टली देखते हैं, बट फिलहाल के लिए याद रखो अगर कंप्लीटली सबमर्ज रहेगा। अब मुझे बताओ नया टेंशन कितना आ जाएगा, सोच समझ के बताना कितना आ जाएगा नया रो, mg माइनस बी आ जाएगा, विच इज इक्वल टू रो वीजी माइनस क्या आ जाएगा, सिग्मा वीजी। कॉमन क्या ले सकते हैं, रो माइनस सिग्मा को मैं बाहर ले लेता और वीजी को मैं बाहर ले लेता, रो माइनस सिग्मा। तो मुझे बताओ n1 बाई n2 का खुद का फॉर्मूला कितना आने वाला है, यहाँ पे फटाफट बता देना। n1 बाई n2 का खुद का फॉर्मूला क्या आएगा, रूट ऑफ t1 बाई t2, पक्का। तो t1 और t2 दोनों के वैल्यूज पता, दोनों का रेशियो पता है। बाय द वे वाटर का डेंसिटी कितना हो जाता है, 1 इन ग्राम पर सीसी, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब में 1000। हाँ बोलो क्या होगा, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। हाँ, रो डिवाइडेड बाय रो माइनस सिग्मा। मैं लिख लूँ वो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर ये शॉर्टकट याद रहता है, एक सेकंड ना, शॉर्टकट अगर ये याद रहेगा तो ठीक है, नहीं है तो आपको डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। बोलो बोलो, ठीक है बोलो। एवरीवन कंटिन्यू विद दिस, फॉर्मूला होता है, मैं बाद में बता देता हूँ, बट बेसिकली इतना याद रखो, बुओयंट फोर्स में जो सिग्मा वीजी होता है, हम लोग ये फ्लूइड्स में देखेंगे, एग्जैक्टली डेरिवेशन भी देखेंगे। जो सिग्मा होता है इट विल बी द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मतलब कोई भी लिक्विड। 4/3, चलो प्रोसीड। 4/3 पक्का। नेक्स्ट, हाँ ये अच्छा है। अभी हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे, ये नीट लेवल का है, जल्दी यहाँ पे देखते हैं। एवरीवन, स्ट्रिंग है, नाइफ एज से कनेक्टेड है और यहाँ पे एक मास m सस्पेंडेड है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, L1 L2 और L3 के 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये, ओके। मुझे बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट लुकिंग एट दिस डायग्राम, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस डायग्राम यू कैन एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन L1 प्लस L2 प्लस L3 विच विल बी इक्वल टू कितना आने वाला है यहाँ पे 1.1। टोटल लेंथ 1.1 का है ना, यहाँ तक लॉजिक क्लियर है। सो कैन आई ऑल्सो यूज द फॉर्मूला n1 l1 इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं, n2 l2 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, n3 l3। और ये रेशियो कितना दिया है, n1:n2:n3 का रेशियो दिया है यहाँ पे 1:2:3, पक्का। तो अभी मैं पहले ये दो रेशियो ले लेता हूँ, n1 l1 इज इक्वल टू 2:l2। तो l2 का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे, l1 डिवाइडेड बाय 2। सो ओवर हियर n1 l1 विल बी इक्वल टू वापस n3 l3, ये 3 रिलेशनशिप ले लेता हूँ। तो L1 इज इक्वल टू 3L3, तो L3 का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है, L1 डिवाइडेड बाय 3। ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, पक्का। यहाँ तक सबको क्लियर है, सब्स्टिट्यूट कर लो ऊपर। L1 प्लस L1 बाई 2 प्लस L1 बाई 3 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.1। तो ये 11 L1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1.1 आने वाला है। L1 का वैल्यू कितना आएगा 0.6, L2 का वैल्यू आ जाएगा डिवाइडेड बाई 0.3 और L3 का आ जाएगा 0.2, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना। इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रिंग दिया है, तो एक चीज ध्यान रखना, एवरीवन एक सेकंड यहाँ पे देख लो, जो भी टर्म x के साथ आएगा वो क्या रहता है, लास्ट टाइम में बताया था मैंने, 2 पाई बाई लैम्बडा। और जो भी टर्म स्मॉल t के साथ आएगा वो क्या रहेगा 2 पाई n, 2 पाई बाई t या 2 पाई n, पक्का, ठीक है, या ओमेगा रहेगा। इतना रेफरेंस लो, गो अहेड विद दिस। लुक हियर, कैन आई से ये 2a का वैल्यू है, बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड पूछा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, कह रहे से ये 2 पाई बाई 2, सबसे पहले तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए 5 पाई इज इक्वल टू 2 पाई n लिख दूं मैं, तो n का वैल्यू कितना आया 5 डिवाइडेड बाई 2। बट ये कौन सा हार्मोनिक है, क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पे, फोर्थ वोल्ट नहीं आ रहा, ओके, फोर्थ हार्मोनिक है। तो n4 का वैल्यू 5/2 आया ना। अब n4 क्या रहता है, 4 टाइम्स n1 होता है, तो 5/2 इज इक्वल टू 4n1। तो n1 का खुद का वैल्यू कितना होने वाला है यहाँ पे 5/8। यहाँ तक आई थिंक सो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का आ गया, ठीक है। ये 2 पाई बाई लैम्बडा का वैल्यू है, पक्का, इज इक्वल टू 20 पाई, पक्का। लैम्बडा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/10 आने वाला है, पक्का। बट ये लैम्बडा 4 है अगेन, ठीक है। अब देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। एक बार चाहिए तो आप डायग्राम देख लेना, जहाँ पे आपने स्ट्रिंग्स का डायग्राम निकाला। फर्स्ट केस में L कितना है, चेक कर लो डायग्राम जहाँ पे आपने निकाला, λ/2। सेकेंड केस में कितना है लैम्बडा, थर्ड केस में क्या है 3 λ/2। मतलब कैन आई से लैम्बडा फॉर द mth हार्मोनिक इज m टाइम्स λ/2।
पक्का, सॉरी लेंथ, नॉट लैम्डा, लेंथ विल बी इक्वल टू m टाइम्स लैम्डा बाय 2। ये समझा सबको लॉजिक? बराबर ना? नहीं समझा तो पूछो, नहीं समझा। फर्स्ट केस में कितना है, डायग्राम चेक कर लो। फर्स्ट केस में लैम्डा बाय 2 है, सेकंड केस में लैम्डा है, थर्ड केस में 3 लैम्डा बाय 2 है। तो थर्ड मोड में 3 टाइम्स लैम्डा बाय 2, तो फोर्थ मोड में कितना रहेगा, 4 टाइम्स लैम्डा बाय 2। mth मोड में m टाइम्स लैम्डा बाय 2। तो l इज इक्वल टू m कितना दिया है 4 इंटू लैम्डा का खुद का वैल्यू कितना है, खुद 1/10 इंटू 2। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैन आई राइट दिस पार्ट एज 1/5? ठीक है, ये कितने लोगों का आ गया? गुड, लॉजिक समझो इस चीज का। अब नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड, उसके लिए भी आप अगर आप देखोगे तो आप सेम लॉजिक यहाँ पे यूज कर सकते हो जो डायग्राम के लिए यूज किया। फर्स्ट हार्मोनिक में कितने नोड थे, कितने एंटी नोड थे? 2 नोड 1 एंटी नोड। सेकेंड केस में कितने नोड थे, कितने एंटी नोड थे? 3 नोड 2 एंटी नोड। तो मुझे बताओ, तो थर्ड में कितने रहेंगे? 4 नोड, मतलब एक एक आगे रहेगा ना, तो नंबर ऑफ नोड्स कितने रहेंगे? 5, और एंटी नोड कितने रहेंगे? 4। आई होप सो एवरीवन इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। हाँ ठीक है, लास्ट वाला पार्ट में और एक बार बताता हूँ। डायग्राम देख लो, ये हो गया मेरा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। कितने नोड है? 2 नोड है और एक एंटी नोड, बराबर। सेम यहाँ पे 3 नोड 2 एंटी नोड, तो एक एक नोड एक ज्यादा रहेगा और एंटी नोड उतने ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम है, हाँ ये आपका मेंस का है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो आंसर प्रॉपर इंटीजर में आता है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, चाहे तो लिख भी सकते हो। टेक योर टाइम, टाइम ले लो। आई विल गिव यू 5 मिनट्स, आप डिकोड कर लो क्वेश्चन क्या है और मुझे बता देना क्या है, ठीक है? अच्छा है, बट ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, तो आपको एग्जैक्ट इंटीजर आता है। एवरीवन लुक हियर नाउ। लेट द टेंशन ओवर हियर बी इक्वल टू T1, लेट द टेंशन ओवर हियर बी इक्वल टू T2। मुझे पता दोनों में टेंशन अलग अलग है, बट म्यू क्या है दोनों का? सेम। अब उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ AB इज ट्वाइस दैट ऑफ CD। ठीक है, AB का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ट्वाइस है। सो कैन आई राइट N1 बाई N2 का खुद का रेशियो कितना आने वाला है? 2:1। ये समझ में, N1 AB का है और N2 CD का है। इस इक्वल टू क्या आ जाता है? रूट ऑफ T1 बाई T2, पक्का है या ना? सो कैन आई राइट दिस इज T1 इज इक्वल टू 4T2। आई होप सो एवरीवन इज क्लियर विद दिस। ठीक है, N1 ओवर हियर क्या होगा? T1 इज इक्वल टू 4T2, पक्का? ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं अभी पॉइंट O पे, अब देखो इक्विलिब्रियम है ना, तो कहने से क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये क्लॉकवाइज दे रहा है और ये क्या दे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। पक्का? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बाय द वे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इज T1 एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओवर हियर? x। एंटी क्लॉकवाइज के लिए कितना, फटाफट बता दो? T2 एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ओवर देयर? L minus x। T1 is equal to 4T2, so can I write this as, यहाँ पे 4T2 और T2 दोनों साइड से कैंसिल आउट, 4x is equal to L minus x, यहाँ पे आ जाएगा 5x is equal to L, तो x का वैल्यू कितना आया? L/5। तो a का वैल्यू कितना आया? 5। ये आपका इंटीग्रल आंसर है। इजी इजी सम से पहले ओपन के लिए सॉल्व करो, फिर क्लोज के लिए सॉल्व करो। ठीक है, सबके फॉर्मूला आपको पता है, पेज टर्न करके देख लेना। इसलिए मैंने वो फॉर्मूला पेज और एक बार लिखने बोला था। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, पेज टर्न करके देख लो, ओपन के लिए क्या है, क्लोज के लिए क्या है। सीधा आंसर लिख लो, सीधा आंसर लिख लो, देख लो बुक से। 3n1 वही आता है, हार्मोनिक का फॉर्मूला चेंज नहीं होता, 3n1 ही है, फर्क नहीं पड़ता। सही है।
डन तीन हो गए देखते कौन सा सम चल रहा है हाँ ये बाय हाँ बस वही सीधा आंसर लिखोगे चलेगा चलिए फिर अभी कर देगा नहीं आंसर लिखना चाहिए 425 नॉट टॉप हाथ में क्या है थर्ड हार्मोनिक N3 N3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 300 कितना आ जाएगा 1275 1221 हाँ 9 आ जाएगा ना 475 कितना आ रहा है 3825 If everyone is done with this, ठीक है इजी सा नीट लेवल का क्वेश्चन है ये चिट आप मार्क कर सकते हो एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये हाँ रेजोनेंस वाला फ्रीक्वेंसी दोनों का क्या रहेगा सेम दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है वेलोसिटी सेम रहेगा क्योंकि वेलोसिटी अभी यहाँ पे साउंड का है ना क्या आया 12/7 इजी सा है मैं नहीं सॉल्व कर रही है आ गया ना हम लोगों का बर्थ ईयर क्या 2007-8 है
अब पूछ कितना टाइम आपको? कितना टाइम? गेस कर। 9:10 हुआ है। 3 मिनट और। चलो डन। मैं गेस करूं? 9:54 गुड गैस। नहीं 9:53 चलिए डन। देख के गेस किया तो भी गलत है मतलब नहीं प्लस हो गया रहेगा अभी तो इसे नहीं हुआ है थोड़ा सेकंड्स में हो जाएगा। समझाइए क्वेश्चन। L1/L2 12/7 कितने लोगों का आ गया ये? ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आ गया ना? आई होप सो। ठीक है, चलो सबको ही आ गया। आगे बढ़ते, आ गया ना? यहाँ पे 4th 5th बेंच आ गया ना? शाय प्रोसीड। ओके गो अहेड। ये आपका मेंस का पीवाईक्यू है। एक सेकंड यहाँ पे देखो, ये आपका मेंस का पीवाईक्यू है। जो ऑप्शंस थे, एक सेकंड एवरीवन, नॉट, जो ऑप्शंस थे उसमें सिर्फ आंसर N1 N2 के टर्म्स में आता है, ना ही V आता है, ना ही L आता है, कुछ भी नहीं है। फाइनल ऑप्शन जो है वो सिर्फ N1 N2 के टर्म्स में। एंड बिफोर यू मेक एनी गेस, आंसर N1 + N2 नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 भी नहीं है, एवरेज भी नहीं है। सर L से मेरा दोनों का N1 - N2 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन है मेंस का पीवाईक्यू, आप चाहे तो मार्क कर सकते हो। जो आंसर है वो बताओ, गेस मत करो। मुझे बताओ, एक क्लोज पाइप है, क्लोज पाइप का फ्रीक्वेंसी N1 दिया है ना? हाँ, क्लोज पाइप का फ्रीक्वेंसी N1 है। यहाँ पे देख लेना, अभी यहाँ पे ये क्लोज पाइप है, फ्रीक्वेंसी N1 है, इसका लेंथ में ले लेता हूँ L1 है, लेंथ सेम है, अलग ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब आप डायग्राम देखिए बता सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक ओपन पाइप लगा दिया है, ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी N2 है और लेंथ कितना हो गया L2। मुझे बताओ, जो मेरा रिजल्टेंट पाइप दिखाई दे रहा है वो ओपन है या क्लोज्ड है? क्लोज्ड है। पक्का ये लॉजिक क्लियर है सबको? और जो रिजल्टेंट पाइप है मतलब जो मेरा पाइप मिला मुझे कंबाइन करके, वो क्लोज है सबसे पहली चीज। और क्लोज पाइप का लेंथ कितना है, इतना ध्यान रखना। सबसे पहले तो मैं N1 का फॉर्मूला लिख देता हूँ। N1 का फॉर्मूला क्या रहेगा? यहाँ पे क्लोज पाइप है ना, V/4L1 लिख दूं मैं, और N2 का फॉर्मूला मैं क्या लिख दूं? V/2L2। हाँ या ना? पक्का यहाँ तक लिखे? एवरीवन लिखे। जो अभी मेरा रिजल्टेंट पाइप है उसका फ्रीक्वेंसी लेटेड बी इक्वल टू N विच इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 4 L1 + L2। ये लॉजिक समझ में आ गया सबको? ठीक है। 4 L1 की जगह पे मैं क्या लिखूं? V डिवाइडेड बाय 4N1, बराबर ना? L1 के जगह पे V डिवाइडेड बाय 4N1, और L2 के जगह पे सिमिलरली मैं क्या लिखूं? V डिवाइडेड बाय 2N2 ना? ठीक है, V ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? V ऊपर नीचे हो जाएगा, कैंसल आउट। तो N विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 में अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1/N1 + 2/N2। पक्का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो N का वैल्यू हो जाएगा N1 N2 डिवाइडेड बाय N2 + 2N1। ये एक को ही आया, और किसी को आया? ठीक है, एक और गो अहेड। बाय द वे, जो एंड्स करेक्शन का फॉर्मूला लिखा है 0.3D, वो सर्कुलर पाइप्स के लिए ही वैलिड है। अगर आप देखोगे तो आप रेक्टेंगुलर पाइप्स भी होते हैं, हेक्सागोनल पाइप्स होते हैं। चलिए देखते हैं आंसर्स क्या क्या है फटाफट। दोनों पार्ट के देख लेते हैं। अ ट्यूब ऑफ सर्टेन डायमीटर हैज अ लेंथ ऑफ 47 सेंटीमीटर, तो लेंथ दिया है ऑलरेडी, करेक्ट है। सो एल का वैल्यू में 0.47 लिख दो, बराबर है। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ओपन एट बोथ दी एंड्स, अगर ट्यूब दोनों साइड से ओपन है तो ट्यूब अगर दोनों साइड से ओपन है तो मुझे ओपन के फॉर्मूले लगे। इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 320 हर्ट्ज। फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या आ जाता है? V डिवाइडेड बाय 2L + E भी लेना पड़ेगा ना एंड्स करेक्शन के लिए। एंड्स सॉरी L + 2E, सॉरी L + 2E रहेगा। एंड्स करेक्शन क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि डायमीटर कैलकुलेट करो, कहीं पे तो लिखा है यहाँ पे, तो कैलकुलेट द एस्टिमेट द डायमीटर, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना दिया है? 320 दिया है, ये भी 320 दिया है, डिवाइडेड बाय 2 लेंथ कितना दिया है? 0.47 प्लस 2 E, ठीक है। तो ये 320 कैंसल आउट, तो 0.47 प्लस E विल बी इक्वल टू 0.5 ना? पक्का 2E,
अब 2e का वैल्यू आया 0.03, अब e का खुद का वैल्यू रहता है 0.3d होता है, विच इज इक्वल 0.03, तो d का वैल्यू आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 2, 0.05 यूनिट मीटर में, तो सेंटीमीटर में अगर पूछा तो 5 सेंटीमीटर। इधर उनका ये आ गया, इसी था। उसके बाद पूछा कैलकुलेट द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर द, अच्छा ओके, एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, वन एंड ऑफ द ट्यूब इज नाउ क्लोज। अगर एक ट्यूब मैंने एक एंड से मैंने क्लोज कर दिया तो ये क्लोज पाइप हो जाएगा। तो क्लोज पाइप के लिए क्लोज पाइप के लिए क्या आ जाएगा, n डिवाइडेड बाय v 4l प्लस e हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 4, l का वैल्यू 0.47 है, e का वैल्यू 0.3d है, तो 0.3d कितना है यहाँ पे 0.015, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, ये 80 डिवाइडेड बाय 0.485, तो देख ले अप्रोक्सीमेटली कितना आता है। मेरे हिसाब से तो ये आएगा आपको 160 के ऊपर, थोड़ा सा वैल्यू 170 के आसपास आएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मेंस का इंटीग्रल वैल्यू आता है। बाय द वे ये लिखने से पहले क्वेश्चन मुझे बताओ, ह्यूमन ईयर का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, मतलब सुनने के लिए 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, तो कहीं पे तो ऊपर लिख लेना द ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन ईयर, द ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, एंड गो अहेड। सो यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अभी देखो मुझे 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच के फ्रीक्वेंसी जितने भी उतने मुझे गिनने क्लोज पाइप के लिए जो आते हैं। एवरीवन लुक हियर, जिसको नहीं आया है, किसको 114 आया बाय द वे वो तो बताओ एटलीस्ट। समझ में आया आपको 114 ये क्यों है, ठीक है, वो भी एक तरीका हो सकता है, यहाँ पे देखो, गुड, वो भी एक हो सकता है। एवरीवन लुक हियर, n1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, v डिवाइडेड बाय 4l है ना, 350 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.5 है 175 हर्ट्ज। क्या ये ऑडिबल रेंज में है? बराबर है। अब अगर आप देखोगे नेक्स्ट फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड आता है ना, मतलब इंटू सीधा 3 टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स 175 कितना होता है 5 to 5, बट आप ऐसे गिनते जाओगे क्या 20,000 तक? नहीं, तो एकदम से कुछ नहीं, एपीजीपी कुछ मतलब सीधा डिवाइड कर लो, 20,000 को सीधा 175 से डिवाइड करोगे तो 113 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.4 पॉइंट समथिंग आएगा। एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है 114 पॉइंट समथिंग 2, 114.2 आ रहा है। बट यहाँ पे आंसर 114 नहीं है, क्योंकि फर्स्ट के बाद कौन सा मल्टीपल अवेलेबल है, सीधा थर्ड, थर्ड के बाद कौन सा अवेलेबल है, फिफ्थ। तो मुझे बताओ इसको हम लोग को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा आंसर 57 है। आप चाहिए तो देख सकते हो, ठीक है, 57 मल्टीपल। हाँ, अगर आप देखोगे एक और मेथड है, एक सेकंड में और एक मेथड बता देता हूँ, एक सेकंड, एपी वगैरह लगा नहीं, यहाँ पे देखो एनपी का सीधा मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ 2p + 1 n1, पक्का। तो एनपी कितना आया मेरा लास्ट 20,000 के आसपास का है, नहीं ना, बट इससे भी आंसर आ जाएगा आपको। n1 का खुद का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 175, तो 2p + 1 विल बी इक्वल टू समथिंग 114 समथिंग, ठीक है। तो -1 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा ओवरटोन आ गया ना, ठीक है, मतलब ये 114 है, हाँ 114 पॉइंट समथिंग, तो 113 हो जाएगा ना, 113 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये -1 करके तो p का वैल्यू आ जाएगा 56 ओवरटोन, तो हार्मोनी मतलब ये कितना है, एक एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा 56, उससे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज के नीचे आया तो हाँ, अभी 20 हर्ट्ज के नीचे आया तो सपोज कि फ्रीक्वेंसी मेरा आता था, एक एग्जांपल लेके देखते,
जिन्होंने पूछा है यहाँ पे मान लेते कि मेरा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आता था 5 हर्ट्ज, तो उसको माइनस कर दे। तो कुछ नहीं 5 मतलब ये मेरा पहला स्टार्ट 4 से हो रहा है ना, और लास्ट वाला 114 से हो रहा है, मतलब मैं मान के चलता हूँ। तो ये सब ट्रैक कर देंगे हम लोग और डिवाइड बाय 2। एक सेकंड, क्या हो गया डिवाइड बाय, एक से एवरीवन लुक हियर, डिवाइड बाय 2 मैंने क्यों किया, मुझे बताओ ये 100 एंड लेटर से 114 एग्जैक्ट नंबर आता है, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, पॉइंट समथिंग आता है बट उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। तो मुझे बताओ 114th मल्टीपल है, बट वो अवेलेबल है क्या, नहीं, सिर्फ ऑड मल्टीपल्स अवेलेबल है ना, 1 3 5 7 9, तो बीच बीच के स्किप हो गए ना, आधे स्किप हो गए, तो इसलिए डिवाइड बाय 2 किया। अच्छा बिलो 20 हर्ट्ज मतलब मैं एक आपको एग्जांपल दे बता रहा हूँ कि अगर सपोज कि मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आता था लेटर से 5 हर्ट्ज, तो मेरा यहाँ पे कौन सा आया, ये मेरा 4th आ गया, 20 से डिवाइड करो तो, और ये कितना आ जाएगा 4000 पक्का, तो उसका वो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, और डिवाइड बाय 2 आधा आधा उड़ा नहीं, ठीक है। ठीक है, leave a line and write down resonance tube, leave a line and write down resonance tube। इसके आगे आप लिखोगे NCERT, क्योंकि आप NCERT से पढ़ के लिखने वाले हो ऑब्जर्वेशन वगैरह।